देखिए ये मैंने एक क्लाइंट का जो है ना आईडी पासवर्ड ओपन करके ये पोर्टल ऑलरेडी खोल रखा है। ठीक है, ये हमारे एक क्लाइंट्स हैं, इनका हमने जीएसटी पोर्टल पे काम किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये ओपन कैसे करते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम इसके डैशबोर्ड पे आके इसका पूरा समझेंगे। देखिए अगर इसका हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है जीएसटी पोर्टल की, तो हम कैसे करते हैं, गूगल के डूडल पे हम लोग लिखते हैं जीएसटी लॉगिन। ठीक है, जीएसटी लॉगिन हम जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे जीएसटी का पोर्टल ओपन हो जाता है। और जीएसटी के पोर्टल पे आप ओपन करते हो तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है, जीएसटी का एक नॉलेज पोर्टल खुलता है। ठीक है, एक तो ये नॉलेज पोर्टल खुलता है, और आपको ये नॉलेज पोर्टल पे काम नहीं करना, हमको यहाँ पे जीएसटी लॉगिन पे जाना है। ठीक है ना, एक तो सेल्फ सर्विस था ये वाला, और ये था जीएसटी लॉगिन, तो हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन का मतलब होता है कि आपने जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिल गया है, क्योंकि बिना आईडी पासवर्ड के तो आप जीएसटी में काम ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो जीएसटी लॉगिन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दो चीज़ें हमसे मांगेगा, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। ठीक है ना, यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको बता दूं, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो पहले तो आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है एक आईडी पासवर्ड। ठीक है, आईडी पासवर्ड में आपका जीएसटी नंबर होता है, आपका आईडी और पासवर्ड कुछ भी मिल जाता है। फिर उसमें आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो उसमें अपना आप कुछ भी ऑल्टर या चेंज कर लेते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा क्या होता है, यूज़र नेम हमने क्या बना रखा है, जो भी क्लाइंट का हम बनाएंगे, जैसे मान के चलिए ये हमारे यूज़र नेम था, कंपनी के नेम पे हमने बना लिया, और हमने कोई पासवर्ड बना लिया। ठीक है, जैसे ही हम यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो जैसे ही पासवर्ड मैं डालूंगा तो एक कैप्चा आएगा, वो जो हम डालेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मैंने आईडी पे यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालते ही एक इनबॉक्स और आएगा कैप्चा के लिए, 6 to 8 डिजिट नंबर होंगे, वो डालते ही आई विल जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम करेंगे तो ये वाला पॉपअप आएगा, ये वाला। ओहो, ये एक्सेस ना डिनाई हो गया, एक्चुअली मैं काफ़ी देर से इस पे काम, मेरे पास ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया है ना, और जैसे ही पासवर्ड डाला तो अपने आप इसने क्या ओपन कर दिया, ये कैप्चा के लिए कोड, पहले ये दिखता नहीं है ना, लेकिन जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो तो आपके पास अपने आप एक क्या आ जाएगा, पॉपअप फॉर दी कैप्चा, और कितने कोड का हो गया, 6 डिजिट का एक कोड हो गया। इसको हमने सही डाल दिया, और सही डालते ही जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पोर्टल ओपन हो, तो ये हमारे पास पॉपअप आएगा। जैसे ही हमने क्या किया, लॉगिन पासवर्ड डाला हमने, जैसे ही हमने कैप्चा डाला तो ये पॉपअप आता है। ठीक है, अब ये पॉपअप के लिए इसको हमेशा रिमाइंड मी लेटर कर देना है। ठीक है, ये है हमारे पास फ्रंट प्रीव्यू, जिसे हम बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे ही हमने डाला तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बिजनेसमैन है, इनका जो रिटर्न्स है उसके बारे में ना आपको ये बता रहा है कि इनकी रिटर्न का क्या स्टेटस है। GSTR1 बताइए किस चीज़ की होती है, फॉर सेल, है ना। हाँ, GSTR1 फॉर सेल, तो ये कह रहा है इनकी सितंबर की क्या है, देखिए क्या लिखा आ रहा है, सितंबर 23 फाइल्ड, अक्टूबर 23 फाइल्ड, नवंबर फाइल्ड, दिसंबर फाइल्ड, जनवरी फाइल्ड, मतलब इनका मंथली है, मंथली समझे आप, इनकी जो GSTR1 है वो मंथली मंथली जाती है। ठीक है, यानी ये रेगुलर डीलर है। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर डीलर। और इनकी जो 3B है, सेम इसका भी है, ये देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी इन्होंने एक स्कीम मैंने आपको पढ़ाई थी याद है, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, उन्होंने ये स्कीम नहीं ली हुई है, ये रेगुलर डीलर है, यानी ये अपना GSTR1 और 3B गवर्नमेंट को रेगुलर फाइल करके बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है, दिस वन, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस जनवरी टू मार्च 2024 को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी इतनी डीलिंग नहीं है, तो आप नॉर्मल स्कीम से किस में जा सकते हैं, QRMP में आ सकते हैं, है ना। आप नॉर्मल से किस में आ सकते हैं, QRMP स्कीम में आ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब नीचे जरा स्क्रॉल करते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे हमने देखा तो ये कह रहा है रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं। रिटर्न डैश मतलब जहां से हम रिटर्न फाइल करते हैं उस पोर्टल पे, GSTR1 पे चलते हैं, 3B पे चलते हैं। क्रिएट चलान, चलान का मतलब क्या बताया था मैंने, जब आपका टैक्स बनेगा, टैक्स बनेगा मतलब आउटपुट ज़्यादा होगा और इनपुट कम होगा, तो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो पे कैसे करोगे आप,
आप चालान जनरेट करोगे। चालान का मतलब होता है एक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसमें आपका लिखा होगा कि ये आपका जीएसटी का पैसा है, ये फलाना एक डिजिट नंबर मिलेगा। उससे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या आप बैंक में जाके पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एनुअल रिटर्न हम बाद में पढ़ेंगे। जीएसटीआर 99C मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है। साल में एक रिटर्न हम फाइल करेंगे। ठीक है, और अगर हम आईटीसी लेते हैं और अगर आईटीसी का कोई रिवर्सल हमने किया है तो हमारा रिवर्सल को हम चेक कर सकते हैं कि पिछला आईटीसी का हमारा क्या स्टेटस है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से जरा रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए ये पॉपअप आता है। तो अभी तक तो मैंने डैशबोर्ड में आपको सिखाया था इनकी रिटर्न सारी फाइल है। ठीक है, यानी इनका जो जनवरी का सेल हुआ होगा, आप बताइए फरवरी में इनकी GSTR1 कब तक फाइल हो गई होगी? वेरी गुड, फरवरी 11 तक हो गई, और फरवरी 11 तो चली भी गई। आज 24 फरवरी हम बना रहे, क्लास ले रहे, यानी इनका कोई डिले प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अब मुझे इनकी आगे की रिटर्न फाइल करनी है तो मैं क्या करूंगा? देखो, फाइनेंशियल ईयर कौन सा लूंगा? 23-24 चल रहा है। क्वार्टर कौन सा लेंगे? ये कौन से क्वार्टर में आएगा? फरवरी कौन से में आएगा? जनवरी टू मार्च, क्वार्टर 4। फिर यहाँ से मंथ देखिए, पूछ रहा है जनवरी या फरवरी। अब देखो दो ही मंथ दिखा रहा है आपको, मार्च तो दिखाएगा नहीं, दिसंबर दिखाएगा नहीं। ये बोल रहा है कि जनवरी का देख सकते हैं, फरवरी का अगर करना है तो देख सकते हैं। फाइल अभी नहीं होगा, है ना। फरवरी का कब करें, कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, अपना 2A 2 भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से, अगर हम इसको जनवरी का करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है आपके, देखिए जो जो हमने थ्योरी में पढ़ा है सारा यहाँ पे आ गया। क्या कह रहा है? देखो, GSTR1 किस चीज़ का मैंने पढ़ाया था? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल, है ना। फिर ऑटो ड्राफ्टेड मैंने कहा था, जो 2A 2B होता है, आपका जो इनपुट का होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, मतलब आप फाइल नहीं करते, आपका जो सप्लायर है वो जो अपनी सेल की रिटर्न फाइल करेगा तो आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर 3B किस चीज़ का होता है? ये भी पेमेंट है, मंथली रिटर्न। ठीक है ना, GSTR 3B फॉर आउटपुट माइनस इनपुट, ये भी इनका टाइमली फाइल्ड है। एक बार 3B इनका ना चेक कर लेते हैं, जस्ट वांट टू चेक कि व्यू कर लेते हैं कि जो इन्होंने फाइल करी है वो कैसा है उनका। देखिए जरा, देखिए तो जो इनका 3B है उसका स्टेटस क्या कहता है, इसको देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसने 3B ने बताया कि टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज, सब कुछ मिला के आपका IGST 1500 था, CGST था 1,15,373.7 और CGST था इतना। ठीक है ना, ये था इनका एक तरीके से पेबल। ठीक है ना, हम बोले तो आउटवर्ड जो इन्होंने लगाया था, आउटपुट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी ये इनका जीरो है, इंटर स्टेट सप्लाई जीरो है। आईटीसी इनका कितना बन रहा था, यानी जो 2A 2B में आया होगा, IGST 53, CGST 804, CGST SGST 400, मतलब दूर से देखते बन रहा है इनका पेबल बना होगा, है ना। पेबल कैसे बना होगा, लेकिन देखना पड़ेगा, सेट ऑफ सीखना पड़ेगा ना। मैंने आपको कहा था ये जो इनपुट होता है, इनपुट का IGST होता है, किसी भी सेट ऑफ हो सकता है, याद आया। ये जो IGST है इसको हम जीरो करते हैं, मतलब इस IGST को, हाँ, तो ये पूरा सेट ऑफ हो जाएगा, 53,000 यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, फिर CGST से खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मैंने आपको बताया क्या कि ये जो हमारा IGST का इनपुट पड़ा हुआ है वो IGST आउटपुट को पूरा खत्म कर देगा, जो बचेगा वो CGST से खत्म हो जाएगा, है ना। ये अब यहाँ पे ये ज़्यादा बच रहा है ना, ये आउटपुट ज़्यादा बच रहा है, तो इस आउटपुट को हम किससे ख़त्म करेंगे? इस वाले इनपुट से, तो भी ये पेबल बनेगा, है ना। फिर ये SGST CGST आपस में होते नहीं है तो इससे खत्म। कुल मिला के इनका मुझे क्या लग रहा है, इनका टैक्स बना होगा, देखिए ना आउटपुट ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स, देखिए ये कर रखा है, देखो क्या दिखा रहा है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन्होंने पेड थ्रू कैश, कैश का मतलब होता है ऑनलाइन पे किया इन्होंने। ठीक है, 1500, और पेड थ्रू क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनके जो लेजर में पड़ा होगा इनपुट, उन्होंने इतना यूटिलाइज करके पे किया है। इसकी हम डेफ अलग से क्लास लेंगे, इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ लेजर। ठीक है ना, GST में कई टाइप के लेजर होते हैं, इसमें हम पे करते हैं यूज करके, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने एक चीज देखी, ये क्या था हमारा, एक तरीके से रिटर्न का प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ से फिर से बैक, देखिए वहीं पे हम लोग आ गए डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब वापस देखते हैं यहाँ से,
अब यहाँ पे आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सर्विसेज पे मैं जाता हूँ। तो सर्विसेज में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए क्या क्या आता है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, लेजर का ऑप्शन आता है, रिटर्न का देखिए, है ना, उसके बाद पेमेंट्स का, यूजर सर्विसेज का, रिफंड का। अब देखिए पूरा पोर्टल ही इंटीग्रेटेड है। मतलब पहले क्या होता था, वैट का अलग पोर्टल, सर्विस टैक्स का अलग, है ना, एक्साइज का अलग, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब जीएसटी के आने से पोर्टल भी सारे मर्ज हो गए। मतलब आपके सारी शिकायतें, सारी समस्याएं एक ही पोर्टल पे जाके क्लियर हो जाएंगी, है ना। ई वे बिल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ई वे बिल हम पढ़ेंगे तो यहाँ की रिक्वायरमेंट यहाँ से। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी हुई है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं उसका रिप्लाई कहाँ तक है, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन पे मैं कर्सर रखता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब है, वैसे तो आप जब आपको जब नया रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी का, तो बिना पोर्टल के ही लोगे आपको, कि आपको पोर्टल का एक्सेस तो मिलेगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, लेकिन मान के चलिए मैं ऑलरेडी बिजनेस में रजिस्टर्ड हूँ, आई हैव ऑलरेडी जीएसटी नंबर, और मुझे अपने नई एंटिटी का लेना है, तो मैं यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, ठीक है। अब याद रखिए, जब हम कोई चीज़ अप्लाई कर देते हैं या फिर हमारे पास कोई जीएसटी ऑलरेडी चल रहा है, उसमें ना चेंज भी तो हो सकता है ना कभी कभी। मान लीजिए मुझे एड्रेस चेंज करना है ना, या मुझे अपना बिजनेस का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, या अपना, मेरी कंपनी हो गई, पहले प्राइवेट कंपनी थी अब पब्लिक हो गई, या पार्टनरशिप थी प्राइवेट कंपनी हो गई, तो यहाँ से हम चीज़ें चेक करते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं क्या, अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड, और एक होता है अमेंडमेंट नॉन कोर। तो देखिए नॉन कोर में बेसिकली चीज़ें आती हैं आपकी इसेंशियल छोड़ के, जैसे कि आपका, जैसे मान लीजिए मेन, तो कोर में क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम ही चेंज हो रहा है ना, या आपका एंटिटी चेंज हो रहा है, जैसे मैंने बताया, आप पहले पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, प्राइवेट से पार्टनरशिप, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं हम कोर, ठीक है। बाकी चीज़ों को नॉन कोर, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था ना, कंपोजिशन स्कीम, है ना। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो अगर आपको ज़्यादा कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं करनी, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है कोई कंडीशन, तो अपने आप आपको क्या करना है, नॉर्मल स्कीम में आना है। तो यहाँ से आप उसको क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल, है ना। विड्रॉवल मतलब कंपोजिशन छोड़ के इस नॉर्मल में आओगे, या आप नॉर्मल में हो, आपको कहाँ जाना है, कंपोजिशन में, तो यहाँ से आप आ जाओगे एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपने कोई रिक्वेस्ट की है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। कई लोग जीएसटी नंबर तो आराम से ले लेते हैं, लेकिन कंप्लायंसेस करते नहीं है, रिटर्न फाइल करते नहीं है, या उनका जीएसटी से कोई मतलब होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके बैठ जाते हैं। तो उनका हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये है लेजर। लेजर में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेजर में क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये मेन है। अब इसमें क्या है देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो सिंपल क्या है, जो भी आपका इनपुट बचा होगा, जैसे मान के चलिए दिसंबर मंथ का जो मेरा इनपुट बचा होगा, इनपुट माइनस आउटपुट करने के बाद, अगर मेरा टैक्स नहीं बना होगा, मेरा इनपुट ज़्यादा बना होगा, तो वो मेरे जनवरी के किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। मतलब मेरा इनपुट जब ज़्यादा बच जाता है, तो मेरे किस लेजर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और इस मंथ के इनपुट में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर, यानी ये मेरा आईटीसी है, क्या कह सकता हूं मैं इसको, आईटीसी कह सकता हूं। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या है, लायबिलिटी का मतलब जो आपका पेबल है, पेबल का मतलब आपका आउटपुट ज़्यादा है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है, आपको पता है आउटपुट माइनस इनपुट पेबल बन रहा है, लेकिन अभी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, यानी गवर्नमेंट आपको रिमाइंडर के लिए लिख रही है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी है, ठीक है। और कैश लेजर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कैश लेजर का मतलब क्या होता है, आपने अपना आउटपुट माइनस इनपुट देखा, आपका पेबल बन गया, आपने पेबल बनने के बाद हम इसको क्या करते हैं, चालान जनरेट करते हैं। मैं अभी चालान पे आने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पेबल बनता है उसका मैं चालान जनरेट करूंगा। जैसे ही गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा, याद रखिएगा टैक्स में पहले पेमेंट होती है, फिर रिटर्न फाइल होती है। क्या मैंने बोला, हर टैक्स में करते हो, टैक्स की पेमेंट होती है, फिर आप उसकी रिटर्न फाइल करते हो, की पेमेंट करेंगे, फिर रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल का मतलब होता है डिटेल देंगे। तो जैसे ही मैंने अपना कैलकुलेशन किया और मैंने चेक किया मेरा आउटपुट माइनस इनपुट ज़्यादा है,
तो मैं गवर्नमेंट को क्या करूँगा, तुरंत चालान जनरेट करके ऑनलाइन पे कर दूंगा। जैसे ही मैंने पे किया और मैंने जीएसटी का पोर्टल खोला तो मेरे कहाँ दिखाई देगा, कैश लेजर में, मतलब वो मैंने पैसा सरकार को दे दिया। अब जैसे ही मैं 3B फाइल करूंगा तो 3B में जब मैं सबमिट करूंगा अपना क्या जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा तो वो वहां से जीरो कर देगा। मतलब सेट ऑफ जब तक आप नहीं करोगे तो आपके कहाँ दिखाई देगा, कैश लेजर में। सिर्फ पेमेंट करने का मतलब आपने काम पूरा नहीं किया है, पेमेंट के बाद भी आपको 3B फाइल करनी है और उसका चालान नंबर डालना है कि मैंने पे कर दिया है, तो आपका कैश लेजर जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे 3 मोस्टली लेजर यूज होते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, रिटर्न। रिटर्न हमने डैशबोर्ड पे ही देख लिया, क्या क्या रिटर्न डैशबोर्ड में हमने देख लिया था, है ना। GSTR1, 3B, ITC फॉर्म, है ना। TDS TCS हम पढ़ेंगे। जो ये ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने कंप्लायंस लगा रखी है कि जितने आपसे जुड़े लोग हैं, मतलब जो जो आपके पोर्टल का यूज करते हैं वेंडर, उनको जब आप उनका शेयर दोगे तो आप TCS काट के दोगे, TDS TCS काट के दोगे। इसका हम अलग क्लास लेंगे। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए मैं बुक सेल करता हूँ मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने तो कोई पोर्टल डिजाइन नहीं किया, ठीक है। और हो सकता है मेरी सेल भी ज्यादा ना हो, 10-20 लाख की सेल हो, तो मैं जीएसटी नंबर क्यों लूँ, है ना। या मैं क्यों गवर्नमेंट को पे करूँ। तो गवर्नमेंट ने बड़ी कंपनी को ही बोल दिया, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को, कि जब आप इन लोगों को पैसे देना ना, इनके बुक शेयर सेल करने के, जो भी इनका पैसा बनेगा, तो टीसीएस काट के देना, ठीक है। टीडीएस टीसीएस काट के देना। तो ये भी हम इसका चेक कर सकते हैं कि हमारा टीसीएस कितना कटा, हमारा ये भी तो इनपुट होगा ना, हमारा जो पैसा पहले ही कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वही एनुअल रिटर्न फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, GSTR 99C, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये चेक कर लेंगे जो हमने पीछे देखा था, व्यू रिटर्न फाइल, जो हमने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी, यहाँ से हम उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट। ये मैं आपको बताने जा रहा था चालान, ध्यान समझिए। चालान का मतलब क्या होता है, जैसे आपने GSTR1 फाइल करी, फिर आपने 3B पे देखा मेरा इनपुट आउटपुट सब कुछ ठीक है और मेरा आउटपुट ज़्यादा बन रहा है, मतलब आई हैव टू पे। तो पे करने से पहले गवर्नमेंट कहती है चालान जनरेट करो। चालान का मतलब था रसीद बनवाओ। रसीद हम बनाते हैं तो उसको पहले को बुलाता है क्रिएट चालान। हमने चालान बनाया, सब कुछ हो गया, फिर चालान के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो चालान का नंबर डाल के और जिस GSTR 3B हम लोग फाइल कर देते हैं। चालान का मतलब एक रसीद जिसके थ्रू आप सरकार पे भी क्लेम कर सकते हो कि मैंने पैसा दे दिया है चालान के अगेंस्ट, इस नंबर के अगेंस्ट, ठीक है। तो पिछले चालान चेक कर सकते हैं, है ना। कोई हमने चालान बनाया है लेकिन उसका यूज नहीं किया, तो सेव चालान पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यूजर सर्विस। देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, है ना। यूजर सर्विसेज में क्या है हमारे पास, सेव एप्लीकेशन है ना, ये सब चीज़ें हैं। एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये याद कीजिए LUT। मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब हम एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि मेरी सेल पे टैक्स ना लगे, या मेरा नोटिफाइड गुड्स है जिसमें मेरा टैक्स नहीं बनता है GST, तो हम पहले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल कर देते हैं और इसके रिस्पॉन्स में सेल करते हैं, तो हमें GST पे नहीं करना पड़ता। अगर आप इसे नहीं फाइल करते तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाती, ठीक है। लेकिन बिना LUT के करेंगे आप तो यू हैव टू पे टैक्स। तो यहाँ पे एक GTA का दिया हुआ है, GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इस पे हम पढ़ चुके हैं, इस पे रिवर्स चार्ज है ना। GTA बिजनेस क्या होते हैं, जो जिनको ये सर्विस देते हैं GTA, उनको अपने तरफ से ही क्या पे करना पड़ता है, GST अपने बिल में चार्ज करके पे करना होता है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे LUT बताया फाइल करने के लिए यहाँ से, और अगर मैंने कोई LUT फाइल कर रखी है उसका मुझे रिस्पॉन्स देखना है, क्या क्या सी मैंने LUT फाइल कर रखी है, तो यहाँ से मैं व्यू कर सकता हूँ अपनी फाइल जो भी LUT है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रिफंड। देखिए रिफंड मैंने क्या बताया, अगर आपका एक्सपोर्ट रहा है और आपने LUT फाइल कर रखा है तब तो GST लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने कोई गुड्स सेल कर दी विदाउट LUT, तो पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर द रिफंड। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड आप दे सकते हैं, और अगर कोई ऑलरेडी आपकी फाइल एप्लीकेशन, तो यहाँ से उसका आप ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। ईबे बिल मैंने आपको बता दिया,
ये अलग से पोर्टल भी है, जीएसटी से अटैच भी है। ई वे बिल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि जब गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होंगे जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी तो आपको ई वे बिल जनरेट करके ही उस गुड्स को मूव करना है। लेकिन अगर वो गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, चाहे भले वो 1 रुपए की हो, तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको आज के सेशन में पूरा ही मैंने जीएसटी पोर्टल का पूरा ओवरव्यू दे दिया है ना। पूरा जीएसटी पोर्टल में है क्या। अब देखिए यहाँ पे आइए आप, जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, देखिए ये इनका लेजर आ गया। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर सारा नील है, यानी कोई लाइबिलिटी है नहीं, इन्होंने सारा पे कर दिया, होगी तो भी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर मैंने बताया था जब आप चालान पे कर देते हैं तो कैश के लेजर में आता है, लेकिन वहां से भी अगर आपने टैक्स पेमेंट कर दिया तो जीरो। अब इनका ये है, देखिए क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर काफ़ी बचा हुआ है। मतलब क्या है इसका, इनका जो इनपुट है ना काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हो आप, इनका क्रेडिट लेजर बहुत ज़्यादा है, जिसमें आईजीएसटी तो ज़ीरो है, सीजीएसटी और एचजीएसटी का इनपुट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। मतलब ये नेक्स्ट मंथ की रिटर्न से भी इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। मतलब कोई अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को रिवर्स किया या मैंने क्या किया, रिक्लेम किया, कभी कभी होता है ना, मैंने पढ़ाया था वो ब्लॉक हो जाता है आईटीसी, उसको क्लेम नहीं कर सकते आप, लेकिन हमने क्लेम किया बाद में, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी एक तरीके से हमारा आईटीसी। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई। और कभी कभी क्या होता है, कोई ना डिपार्टमेंट हमको नोटिस भेजता है या कोई भी हमें होता है ना, धमकी आती है, वहां से चेतावनी आती है, भैया आपने ये कर दिया, ये गलत कर दिया, तो ये यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे दिखाई देता है, नोटिस एंड ऑर्डर जो भी हमें आते हैं, नोटिस फॉर रिटर्न डिफॉल्टर, कभी हम लेट फाइल कर देते हैं तो गवर्नमेंट डराती है, फालतू के काम, मैसेज करती है, मेल करती है, पोर्टल पे भी बोलती है कि आपने फाइल नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो फिर हम लेट कर देते हैं, पेनल्टी के साथ पे कर देंगे। मैंने आपको बताया ही है, जो लेट फाइल है, फी है, वो हमारे पोर्टल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर अगर मैं इसमें कुछ सर्विसेज की और बात करता हूं तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे राइट टॉप पे देखते हैं तो मेरा यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ रहा है, जिनका जीएसटी है, जिनके पेन से लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आता है माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, देखिए मैंने कहा था आप चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर या अपडेट डीएससी आ रहा है और लॉग आउट आ रहा है। अब इसको देखते हैं क्या है, ध्यान से समझिए। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट ने ना वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कोई किसी की रिटर्न फाइल ना कर दे या किसी का पोर्टल एक्सेस ना कर ले, इसलिए गवर्नमेंट ने दो तरीके दिए हुए फाइनल सबमिट के लिए, एक है विद डीएससी और एक आता है ईवीसी। ठीक है, एक है क्या बताइए, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और एक ईवीसी। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए मैंने आपका जीएसटी का काम ले रखा है, आप बिजनेस करते हो, मेरे पास जीएसटी आपका मैं फाइल करता हूँ, तो सारा वर्किंग तो मैं करूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट बोलेगी रिटर्न फाइल करने के लिए दो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, दो में से कोई एक, डीएससी या ईवीसी। तो ईवीसी के थ्रू अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो जैसे ही क्लिक करता हूँ ईवीसी में, तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, फिर आप ओटीपी मुझे बताओगे, तब मैं ओटीपी डालूंगा तो रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, रिलायंस का जो मालिक होगा या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, वो ओटीपी देने का उनके पास टाइम होगा? ठीक है, तो बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो डीएससी ले लेते हैं, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और उन बड़े एम्प्लॉय मतलब बड़े बिजनेसेस का जो सीएस प्रोफेशनल होते हैं, डीएससी अपने पास रखते हैं, तो वेरिफिकेशन होता है कि भैया हमारे उनके बिहाफ पे हम काम करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर पेन ड्राइव की तरह होता है, और उसको हम लास्ट में अटैच कर देते हैं, उसको हम सिग्नेचर वहाँ पे दे देते हैं और रिटर्न फाइल हो जाती है। क्लियर? तो ये पूरे सेशन में हमने आज जीएसटी का पूरा ओवरऑल चीजें देखी, पूरा सर्विसेज मेन थी, हमने सारा देखा, बाकी सारा ये पढ़ने के इंपॉर्टेंट होता है, डैशबोर्ड हमने सारा देख लिया। और वैसे भी जीएसटी पे जब आप काम करोगे ना, तो ये पोर्टल तो आपका दोस्त ही हो जाएगा, मतलब पूरा दिन हमें इस पोर्टल पे ही काम करना है ना, है ना, नोटिस देखने, रिटर्न फाइल करनी है, पेमेंट करनी है ना, टैली और पोर्टल हमारे दोनों ही दोस्त हो जाने आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बस आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, पोर्टल पे सारा काम होता है, पोर्टल की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से हम पूरा इस पे वर्किंग करते हैं। ठीक है।